हेलो दोस्तों, जागरण जोश के डेली करंट अफेयर्स के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग देखेंगे कि आज के करंट अफेयर्स से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, साथ ही उनके आंसर्स को और उससे जुड़े फैक्ट्स को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सवालों का दौर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के सवालों का दौर और आज का पहला सवाल है, पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब मनाया गया? और आपके ऑप्शंस हैं 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 4 जनवरी 2019। देखिए, इसके लिए जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है उसने 6 नवंबर को इसके लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें ये कहा गया कि 4 जनवरी 2019 को पहला दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय पहला ब्रेल दिवस मनाया जाएगा। क्यों 4 जनवरी को? क्योंकि 4 जनवरी के दिन ही ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुइस ब्रेल का जन्म दिवस है। आपको पता है कि ये जो लुइस ब्रेल थे, इन्होंने जो ये एक ब्रेल लिपि है इसका आविष्कार किया था। और ब्रेल एक लेखन पद्धति है, एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली। इसे एक विशेष प्रकार के उभरे कागज पर लिखा जाता है, यानी इसका एक उभरा हुआ कागज होता है जिसके ऊपर इसे लिखा जाता है। उसमें उभरे हुए बिंदु होते हैं जिन्हें सेल के नाम से जाना जाता है। अगर डेटा की बात करें तो विश्व भर में लगभग 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते, जबकि 253 मिलियन लोगों में कोई न कोई दृष्टि विकार है, ऐसा यूएन कहता है। तो इस डेटा को देखने से हमें ये तो पता चलता है कि दुनिया भर में कितने अधिक लोग हैं जो सही से देख नहीं सकते। उनके लिए लुइस ब्रेल साहब ने बहुत ही एक अच्छा काम करके गए थे, ब्रेल लिपि का इजाद करके। उन्हीं के नाम पे अब 4 जनवरी 2019 को पहला ब्रेल दिवस मनाया गया। और बढ़ते हैं आज के दूसरे सवाल पे। निम्न में से किस देश ने चांद के अनदेखे हिस्से पर दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान उतारने में सफलता हासिल की? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, जापान, चीन, रूस। इसका सही जवाब है दोस्तों चीन। चीन ने अपने यान चांग E4 से, इम्पोर्टेंट ये नाम है आपके लिए, चांग E4 ने चंद्रमा के दूसरी ओर की सतह को छुआ, यानी वहाँ पे अभी तक कोई भी देश अपने यान को उतारने में अभी तक सक्षम नहीं हो पाया था। इसीलिए चांद के इस हिस्से को डार्क साइड भी कहते हैं, कि जिसके बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी कि ये क्या है। फिर चीन ने अभी जाकर इसे वहाँ पे भेजा था। श्री चांद के प्रक्षेपण केंद्र से 8 दिसंबर 2018 को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के जरिए इसका प्रक्षेपण किया गया था। अब ये जो नाम है चांग E4, इसे कहते हैं कि ये चीनी पौराणिक कथाओं की चंद्रमा देवी के नाम पर रखा गया ये एक नाम है। इस मिशन के तहत वहां की भू संरचनाओं व घाटियों का अध्ययन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त चांद पर मौजूद खनिजों, उसकी सतह की संरचना का भी पता लगाया जाएगा। यानी ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, कि चीन जो एक डार्क साइड था चांद का, उस पर अपने यान चांग E को उतारा है। और वहाँ से वो बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ वहाँ से प्राप्त कर सकेगा, जैसे वहाँ का सतह पे कैसी हालत है, वहाँ पे माउंटेन्स कैसे हैं, पानी की किस तरह की वहाँ पे जो अवेलेबिलिटी है वो कैसा है, वहाँ पे खनिज कैसे मिल रहे हैं, वहाँ पे और भी बहुत तरह की चीज़ों का वो पता लगाएंगे। और यह एक साइंटिफिकली एक बहुत ही बड़ा स्टेप हम मान सकते हैं 2019 का। इसको अगर हम तस्वीर के माध्यम से देखें तो ये वो यान है जिसे वहाँ पे लैंड कराया गया, यानी ये लैंडिंग की तस्वीर है। और ये है जो उसने सबसे पहला पिक्चर जो लिया है इस यान ने, चांग E4 यान ने जो पहला पिक्चर लिया है वो ये लिया है। और ये उसकी वहाँ पे लैंडिंग की तस्वीर थी। और हम बढ़ते हैं आज के तीसरे सवाल की ओर। इनमें से किसके अध्यक्षता में RBI ने MSME के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया? ऑप्शंस हैं UK सिन्हा, अनूप बागची, अभिमान दास, शरद शर्मा। और इसका सही जवाब है UK सिन्हा। देखिए, UK सिन्हा के बारे में अगर आपको पता होगा तो ये सेबी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो सेबी का पूरा नाम है, इसके ये पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। तो ये जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है ये किस लिए बनाई है? देखिए, इस कमेटी में क्या कहा गया है कि ये MSME एक सेक्टर है जिसके ऊपर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे निर्यात संवर्धन एक परिषद की भी स्थापना की जा रही थी।
क्या है वहाँ पे प्रॉब्लम? देखिए, समय से कर्ज की सुविधा, आर्थिक और वित्तीय मजबूती के संदर्भ में लॉन्ग टर्म उपाय सुझाने के लिए यूके सिन्हा की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। यानी ये 8 मेंबर कमेटी है और उसके अध्यक्ष हैं यूके सिन्हा जी। ये कमेटी एक्चुअली क्या करेगी? ये बताएगी कि किस एमएसएमई में, किस सेक्टर में, किस कंपनी को किस तरह से अधिक उसको लिक्विडिटी अवेलेबल कराना है, उसके लोन रीपेमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी कैसे मिलेगी बैंक से, वो किस तरह से वायबल हो सकता है अभी के इकोनॉमिक टाइम में। तो ये सारी वो कमेटी उसे अपनी रिपोर्ट में बताएगी। साथ ही ये कमेटी एमएसएमई इकाइयों हेतु आवश्यक ऋण उपलब्धता प्रभावित करने वाले कारकों की भी पड़ताल करेगी और ये समिति जून 2019 में अपने फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी। किसे सौंपेगी? आरबीआई को, क्योंकि आरबीआई ने ही इस कमेटी का गठन किया था। दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूं कि आरबीआई ने ये कमेटी क्यों गठन किया, क्योंकि आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच अभी कुछ दिन पहले एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग के जो कुछ पॉइंट्स निकले थे उसमें एमएसएमई बहुत ही बड़ा एक पॉइंट था, जिसमें कहा गया था कि आरबीआई एमएसएमई के लिए जो भी कुछ बन पड़ेगा वो करेगा और उसी के संदर्भ में ये एक कमेटी की स्थापना की गई है। अगर एमएसएमई की बात करें तो ये टोटल जीडीपी का, इंडिया के टोटल जीडीपी का 40% अकेला कहाँ से आता है? एमएसएमई से। ये एक फैक्ट्स है जो आपको याद रखने चाहिए, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। और इसीलिए इसको बढ़ावा देने हेतु गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रयास किए। निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की, आर्थिक शिथिलता और क्षतिपूर्ति की स्थापना की और एमएसएमई सेक्टर के लिए सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम बहुत सारे ऐसे चलाए गए। इसके मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह। और इसी के साथ हम बढ़ चले हैं आज के चौथे सवाल की ओर। अरुणाचल प्रदेश के किस जिले ने प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना के तहत 100% विद्युतीकरण हासिल किया? और इसके ऑप्शंस हैं पूर्वी सियांग, पश्चिमी सियांग, लोहित, तवांग। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्वी सियांग। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर 25 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना की शुरुआत की थी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 25 दिसंबर 2017 को हुई थी। कितने करोड़ की लागत से? तो 16,320 करोड़ रुपए के लागत से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका लक्ष्य क्या था? 31 मार्च 2019 तक देश में सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल घरेलू विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। और इसी के तहत अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वी सियांग डिस्ट्रिक्ट है, इसने 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव कर लिया है। वहीं के जो अगर बात करें तो उस जिले के पासीघाट विद्युत प्रभाग ने 2662 घरों का विद्युतीकरण किया, जिसमें रुकसिंग में 29, पासीघाट में 23 और पूर्वी सियांग जिले की असम के मीबो उप डिवीजन में 19 गांव शामिल हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि पूर्वी सियांग अरुणाचल प्रदेश के जो जिला है वो कहाँ अवस्थित है, तो इसको हम मैप से देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है, ये जो हम दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये है यहाँ का पूर्वी सियांग। इसी में एक जगह है पासीघाट, यहीं का जो विद्युतीकरण केंद्र है जिसने इस बात की घोषणा की। यानी ये इस पूरे जिले में अब 100% वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। और अगर आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो ये पासीघाट, ऐसे करके बहुत सारे घाट हैं जो अरुणाचल प्रदेश में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये ध्यान पे रखने चाहिए कि ये कहाँ पे, किस जगह पे अवस्थित है। और हम बढ़ चले हैं आज के 5वें सवाल की ओर। ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर टेस्ट शतक जड़ने वाला पहला एशियाई विकेट कीपर कौन है? ऑप्शंस हैं कुमार संगकारा, एमएस धोनी, ऋषभ पंत, सरफराज अहमद। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऋषभ पंत। 159 रन नाबाद बनाने वाले ऋषभ पंत पहले ऐसे एशियाई विकेट कीपर बन गए जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। कम उम्र में ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी भी बन गए, यानी वहां पे इन्होंने काफी सारे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स वहां पे इन्होंने बनाए हैं। इससे पहले पूर्व श्रीलंकाई कप्तान कुमार संगकारा ने ऑस्ट्रेलिया में 2007 में टेस्ट शतक लगाया था, लेकिन उस मैच में वो विकेट कीपर नहीं थे। ये एक पॉइंट है, इसीलिए ऋषभ पंत को वहां पे अभी ऐसा है कि पहला टेस्ट शतक जड़ने वाला एशियाई विकेट कीपर ये बन गए हैं। और हम इसी के साथ बढ़ते हैं आज के 6ठे सवाल की ओर। अंटार्कटिका के सबसे ऊंचे शिखर माउंट विंसन पर
ये याद रखना दोस्तों कि वहाँ का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसका नाम है माउंट विंसन पे कदम रखने वाले दुनिया की पहली महिला दिव्यांग पर्वतारोही का नाम बताएं। और इसका ऑप्शंस हैं शिवांगी पाठक, अरुणिमा सिन्हा, संगीता बहल, प्रेमलता अग्रवाल। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अरुणिमा सिन्हा। देखिए, अरुणिमा सिन्हा कृत्रिम पैर के सहारे अंटार्कटिका की टॉप चोटी माउंट विंसन पे चढ़ने वाली पहली महिला दिव्यांग बन गई है। मतलब दुनिया की ऐसी पहली महिला दिव्यांग पर्वतारोही है वो। इससे पहले भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिसमें कि वो कृत्रिम पैर के जरिए बहुत सारे चोटियों पे पहुंचे हैं, जिसमें एवरेस्ट भी पे पहुंची हैं वो, किलिमंजारो अफ्रीका, एल्ब्रुस रूस, कॉस्टन पिरामिड इंडोनेशिया, किजास्को इत्यादि पे भी जा चुके हैं। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। और अभी हाल ही में जब वो माउंट विंसन पे चढ़ी थी तब उनके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बहुत अच्छे शब्द बोले कि वो हमारे देश की एक धरोहर है, उन्होंने हमारा नाम रोशन किया। तो ये सब है, एक बहुत ही बड़ी एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी बनने जा रही हैं अरुणिमा सिन्हा। और हम बढ़ चले हैं आज के 7वें सवाल की ओर। निम्न में से किसे अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का अध्यक्ष चुना गया? और इसके ऑप्शंस हैं रॉबर्ट मूलर, केविन मैकार्थी, कॉलिन पावेल, नैन्सी पेलोसी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नैन्सी पेलोसी। अमेरिका में विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता नैन्सी पेलोसी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की अध्यक्ष चुन ली गई हैं। यानी ये विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता है। उनके समक्ष इस पद पे रिपब्लिकन पार्टी के केविन मैकार्थी खड़े थे, लेकिन सदन में पेलोसी को 220 वोट मिले जबकि मैकार्थी को सिर्फ 192 वोट मिले, और जिसके कारण ये यहाँ पे चुन ली गई हैं इस सदन के अध्यक्ष के पद पे। आपको ये बता दूं कि ये जो पेलोसी हैं, जब वहाँ के स्पीकर के पद पे उनका चयन हो गया तो इनके जो सपोर्टर थे, वहाँ के जो मेंबर्स थे, उन्होंने इनसे आग्रह किया था कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका इम्पीचमेंट करने की प्रोसेस शुरू की जाए। हालांकि इस बात से इन्होंने इनकार किया और कहा कि जो भी होगा वो ड्यू कोर्स ऑफ एक्शन के तहत ही होगा, कि जैसा भी वहाँ का लॉ है, जिस तरह के वहाँ पे लीगल राइट्स हैं, उसके तहत ही सारे काम किए जाएंगे और अनडेमोक्रेटिक तरीके से कोई भी काम नहीं किए जाएंगे। तो ये नैन्सी पेलोसी हैं जो वहाँ के अध्यक्ष पद पे नियुक्त हो गई हैं। और इसी के साथ हम बढ़ चले हैं आज के 8वें और अंतिम सवाल की ओर। भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल 2018 के तहत इनमें से किसी देश का पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया? और इसके ऑप्शन हैं ललित मोदी, विजय माल्या, नीरव मोदी, मोइन कुरैशी। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, विजय माल्या। विजय माल्या को हाल ही में एक कोर्ट ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल 2018 के तहत पहला भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। अब देखिए, ये जो कानून बना था ये अभी पिछले साल 2018 में ही लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ था, और इसके तहत उन लोगों की संपत्ति और प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है जो अपराध को अंजाम देकर विदेश भाग जाते हैं। तो इस लपेटे में हो सकता है बाद में नीरव मोदी आ जाएं, ललित मोदी आ जाएं, तो ऐसे जो भी लोग यहाँ पे क्राइम करके बाहर भागे हुए हैं उनके खिलाफ ये कानून लाया गया है। इसमें क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि 100 करोड़ से अधिक की बकाया राशि अथवा बैंक कर्ज की वापसी नहीं करने वाले, जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वाले कर्जदारों जिनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है उन पे लागू होगा। नोटिस के बाद उसे 6 हफ्ते के भीतर ही देश में हाजिर होना होगा। ये जो कानून बना था वो बना था अंडर PMLA एक्ट के तहत। PMLA क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसके तहत ये कानून बना। उस कानून के तहत विजय माल्या को दोषी करार देते हुए पहला आर्थिक अपराधी भगोड़ा घोषित किया गया है। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज के सवालों का दौर। हमने आपसे पिछले दिन पूछा था एक सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना था। देखते हैं वो सवाल क्या था, उसका सही जवाब क्या है। हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और हमारे ऑप्शंस थे वनजा ए सरना, सुधीर भार्गव, नीरज कुमार गुप्ता, सुरेश चंद्रा। और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, सुधीर भार्गव। अब क्या है कि इनको जब प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट किया, उनके अपॉइंट के साथ 4 नए सूचना आयुक्त की भी नियुक्ति की गई। और पहले इनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाने से पहले वो सिर्फ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, और बाद में उनको प्रमोशन देके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया गया है।
तो प्रेसिडेंट ने जिन जिन को बनाया उनमें पूर्व IFS अधिकारी यशवर्धन कुमार सिन्हा थे, पूर्व IRS अधिकारी वनजा ए सरना, पूर्व IAS नीरज कुमार गुप्ता, पूर्व विधि सचिव सुरेश चंद्र को केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। तो ना सिर्फ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने बल्कि उनके साथ 4 इंफॉर्मेशन कमिश्नर की भी नियुक्ति की गई है। और अब आज का सवाल जो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के देना है और हमें बताना है कि आप और भी इसके बारे में क्या जानते हैं। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? और इसके ऑप्शंस हैं प्रतिनिधि सभा, जातीय संसद, बंग सभा, लोकेर बारी। तो इसका आपको सही जवाब हमें बताना है। और इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें जागरणजोश.com को।